अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश ही होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एमडीके 2025 के सिलेबस के मुताबिक आज हमारा लेक्चर नंबर 12 हो रहा है। इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 11 में हम एमडीके सिलेबस के मुताबिक यानी एमडीके 2025 सिलेबस के मुताबिक चार्ल्स लॉ को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, अब हम इसकी डेरिवेशन तो करेंगे लेकिन दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लॉज। आपको पता है कि एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें हमारे पास थ्री लॉज की कॉम्बिनेशन है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो बॉयल्स लॉ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चार्ल्स लॉ भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है हमें इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ। तो हम लिखते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। एवोगैड्रोस लॉ कि हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने गैस रखा है। लेट सपोज ये गैस है इसमें, और हम कहते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन का गैस है। एक दूसरा कंटेनर है और इसमें भी हमारे पास गैस पड़ा है। लेट सपोज कि इसमें भी हमारे पास गैस है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का गैस है। और एक तीसरा कंटेनर है, इसमें भी हमारे पास गैस मौजूद है और इसमें हम कहते हैं कि ये जो गैस है ये कौन सा गैस है? लेट सपोज दिस इज N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। इसके हमने देखा तो इसका जो वॉल्यूम था वो लेट सपोज कितना था, 50 मिलीलीटर वॉल्यूम था या 50 cm3। लाइट चले गई, हम जरा देखते हैं कि क्या हुआ है। तो अब इसका हमारे पास 50 मिलीलीटर है। सिमिलरली इसके भी हम लेते हैं कि 50 मिलीलीटर ये वाला भी है और 50 मिलीलीटर इसका भी वॉल्यूम है। अब एवोगैड्रोस लॉ हमें कहता है कि अगर आपके पास मुख्तलिफ गैसेस हैं, यानी कितने भी गैसेस है, ऑल गैसेस हैविंग इक्वल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। लेट सपोज इसका अगर प्रेशर 1 atm है तो इसके लिए भी आपने कितना प्रेशर लिया हो, 1 atm लिया हो, और इसके लिए भी आपने प्रेशर कितना लिया हो, 1 atm लिया हो। सिमिलर प्रेशर और सिमिलर टेम्परेचर, यानी इसके लिए अगर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिया है तो इसके लिए भी आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिया हो और इसके लिए भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिया हो। अब एवोगैड्रोस लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपके पास सिमिलर कंडीशन है प्रेशर और टेम्परेचर का, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अब इसमें अगर लेट सपोज हमारे पास इसके 50 मिलीलीटर क्यूब में लेट सपोज इसके 100 मॉलिक्यूल्स है, अगर 50 मॉलिक्यूल्स में से इसके 100 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, तो इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन के 50 मिलीलीटर वॉल्यूम में भी हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, ऑक्सीजन के। और सिमिलरली हमारे पास 50 मिलीलीटर वॉल्यूम में से नाइट्रोजन की भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 100 मॉलिक्यूल्स। दिस इज एवोगैड्रोस लॉ के इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर प्रेशर and temperature containing equal number of molecules. This is called Avogadro's law. तो इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं कि व्हाट इज Avogadro's law कि अंडर सिमिलर कंडीशंस of pressure, sorry, and temperature, under similar condition of pressure and temperature, equal volume of all gases। यहाँ पर तो हमने सिर्फ 3 गैसेस की बात की है, लेकिन हम ऑल गैसेस की बात करते हैं। अब सबको तो यहाँ शो नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 3 गैसेस की ही बात की है, जबकि डिफिनेशन या स्टेटमेंट में ऑल गैसेस की बात हो रही है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन equal number of molecules, equal number of
molecules. This is called Avogadro's law. अच्छा, अब यहाँ Avogadro's law की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है, वो यहाँ पर मैं जरा आपको लिख दूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एवोगैड्रोस लॉ. ये एवोगैड्रोस लॉ को हम इस तरह मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये जो रिलेशनशिप है ये किस तरह आया है, हमारे पास तो बात हो रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की और वॉल्यूम की बात हो रही है, यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स की और वॉल्यूम की बात हो रही है. तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जिसको आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम जो है इस कानून के मुताबिक हमें ये पता चल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्ट रिलेशनशिप में है. जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उतने ही हमारे पास वॉल्यूम होंगे. अब जरा देख ले, लेट सपोज यहाँ पर हम 200 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इसके 100 मोल्स 100 मॉलिक्यूल 100 मिलीलीटर हो जाएंगे. इसके 200 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो इसके 100 मिलीलीटर हो जाएंगे. इसके 200 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो इसके भी 100 मिलीलीटर हो जाएंगे. तो मतलब ये कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप. तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है इसके लिए आपको मैंने लेक्चर 01 में जब हम मोल्स की कैलकुलेशन कर रहे थे वहां पर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में मोल्स की कैलकुलेशन का, कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉरी नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर से, एवोगैड्रोस नंबर के. तो अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूं तो मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्ट रिलेशनशिप में है. तो यहाँ पर हम एन को बी वॉल्यूम के डायरेक्ट रिलेशनशिप में ले सकते हैं और इस तरह से हमने एवोगैड्रोस लॉ को निकाला है कि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स के लगाया है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है और वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो हम नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के बीच भी डायरेक्ट रिलेशनशिप ले सकते हैं. दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ. यहाँ से हम एक छोटा सा और मुख्तसर सा क्वेश्चन करते हैं एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक, तो हमें बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि एवोगैड्रोस लॉ क्या है. जरा देखें आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1. आपको दी गई है ऑक्सीजन गैस कितना 32 ग्राम और हाइड्रोजन गैस दी गई है 2 ग्राम. अब यहाँ आपसे क्वेश्चन की गई है कि ये तो लाइट का मसला है, तो अब वो पूछता है कि हमारे पास अगर ऑक्सीजन की इतनी मास दी गई है, हाइड्रोजन की इतनी मास दी गई है, ये एक अलग कंटेनर में मौजूद है, ये गैस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और ये एक अलग कंटेनर में मौजूद है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन का गैस है और ये ऑक्सीजन का गैस है. दोनों के लिए प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी उसकी कंडीशन हमारे पास क्या है, वो सेम है. इसके लिए जितनी प्रेशर टेम्परेचर है सिमिलर उतनी ही प्रेशर टेम्परेचर इस कंटेनर के लिए भी है, यानी प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन सेम है, कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं. मैं जरा चेक करूं कि स्क्रीन नजर आ रहा है आपको, ये तो मसला आ रहा है थोड़ा सा, हमारी मेरे लाइटिंग का थोड़ा इशू है. अभी भी ठीक नहीं हो रहा, बस अब सही हो रहा है. अच्छा, अब वो पूछता है कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के, या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर होगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से, या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन स्मॉलर होगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से, या इनमें से कोई भी नहीं. तो हम पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपको पता है कि एवोगैड्रोस लॉ क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स यानी वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं. पहले ऑक्सीजन की नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, आपको पता है एक फार्मूला आप
नंबर ऑफ मोल्स का ये भी इस्तेमाल करते थे। इस तरह भी आप मोल को कैलकुलेट कर रहे थे कि मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने में हम मास ऑफ ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन जो दिया गया है और इनके मोलर मास से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन में से हमें 1 मोल ऑक्सीजन मिलता है। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है और आपको पता है एक हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम, 2 के कितने हो जाएंगे 2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमें 1 मोल हाइड्रोजन के भी मिल रहे हैं। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के। तो यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन भी बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के तो हमें तो पता है कि वॉल्यूम और एन के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन भी बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के। और यही है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ये पढ़ना जरूरी था क्योंकि ये असल में जो हमारे पास आइडियल गैस का इक्वेशन है वो 3 लॉस के कॉम्बिनेशन से बनता है और उनमें हमारे पास एक है बॉयल्स लॉ, एक है चार्ल्स लॉ और तीसरा है एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चल गया और एक न्यूमेरिकल्स भी हो गई। तो ये वाली इक्वेशन जो है इट कैन ओनली बी अप्लाइड, ये इसके साथ ये भी लिखे कि दिस इक्वेशन कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन आइडियल गैस। ये याद रखें कि ये कभी रियल गैस पर अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ हम आइडियल गैस पर अप्लाई करेंगे। दूसरी बात ये कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। इन 3 लॉज की कॉम्बिनेशन है दिस इक्वेशन, आइडियल गैस का इक्वेशन। तो जरा देखते हैं हमारे पास बॉयल्स लॉ क्या होती है कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप में है और वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स साहब हमें कहता है कि अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है तो किसी भी गैस का जो गिवन वॉल्यूम होता है, किसी भी गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम जो होता है उसके टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशनशिप में होता है। दिस इज बॉयल्स लॉ, दिस इज चार्ल्स लॉ। और थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में है नंबर ऑफ मोल्स के एंड दिस इज एट कांस्टेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। अब अगर हम इन तीनों लॉज की कॉम्बिनेशन करें तो हमें मिलता है वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। डायरेक्ट रिलेशनशिप में है नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के साथ और इनवर्स रिलेशनशिप में है प्रेशर के साथ। फिर यहाँ से हम प्रेशर को इधर लेकर आते हैं तो हमें मिल जाएगा पी वी इज इक्वल टू पी वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन टी नंबर ऑफ मोल्स इन टेम्परेचर। यहाँ से हम फिर क्या करते हैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी के साइन से चेंज करते हैं और यहाँ हमें एक कांस्टेंट मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं आर एंड दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर को हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को मिटाने के बाद लगा दिया है। अच्छा अब जरा देखिए यहाँ से हम आर की आपके एमडी के सिलेबस में लिखा गया है। इसके साथ एक टॉपिक ये भी है कि यूनिट ऑफ आर के आर की यूनिट्स क्या है और डिफरेंट यूनिट ऑफ आर बता दें तो आर की यूनिट हम यहाँ से निकालेंगे। आर हमारे पास बराबर हो जाएगा पी वी के और ये एन और टी इधर आएंगे तो ये डिवीजन में जाएंगे एन टी। अब हम आर को 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी एसटीपी के मुताबिक फॉर 1 मोल वी कैलकुलेट आर। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा आर जो है वो बराबर हो जाएगा 1 atm। आपको पता है प्रेशर स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है वो हमारे पास 1 atm होता है। वॉल्यूम कितना होगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर 1 मोल। 1 मोल किसी भी गैस के 1 मोल का
जो वॉल्यूम होता है एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड प्रेशर वो कितना होता है 22.4 लीटर या डी क्यूब आप कह सकते हैं। और नीचे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 लिया है। टेम्परेचर आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273। इसको कैलकुलेट करके आपके पास आर की वैल्यू आती है 0.0821 एटीएम लीटर पर mole Kelvin. This is the unit of universal gas constant. ये याद रखें, ये वाली काफी ज्यादा फेमस यूनिट है आर की। इसके साथ हमें आर की ये वैल्यू भी ज्यादातर मिल जाती है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये भी है R is equal to 8.314 multiplied by 10 raised to the power 7 अर्ग, मैं इसको अर्ग कहता हूँ, पर मोल केल्विन। और एक यूनिट अगर आप इसको कैलोरीज की टर्म में लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली R जो होता है वो बराबर होता है 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन। और या इसके अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेना चाहे तो 1.98 कैलोरीज पर मोल केल्विन जो है ये हमारे पास आर की एग्जैक्ट वैल्यू है। अच्छा, ये वैल्यू हमें एनर्जी की टर्म्स में जब हम एनर्जी की बात करेंगे और जब हम गैस में आर की वैल्यू की बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू हम यूज करेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाली। तो ये था हमारे पास डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ तक हमने डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन किया है। अब हम थोड़ी बहुत और साथ साथ में हमने आर की यूनिट भी बता दी कि आर की यूनिट क्या होता है और इसको हमने किस तरह निकाला हुआ है। और इसके साथ हम फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और हमारे आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक कुछ न्यूमेरिकल्स हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी गैस लॉज हैं, यानी बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, चाहे कोई भी लॉ है और इसके मुताबिक आपको क्वेश्चन दी गई है वॉल्यूम प्रेशर के बीच, वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के बीच, आप किसी भी लॉज के मुताबिक आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको आप आइडियल गैस इक्वेशन से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दी गई है कि फाइंड दी, मैं जरा स्क्रीन को चेक करूँ यानी रिकॉर्डिंग को, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि फाइंड दी वॉल्यूम, find the volume of 28 gram नाइट्रोजन गैस, और वो कौन सा गैस है, आइडियल है, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 400 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूछी गई है और आपको पता है हमारे पास एक क्वेश्चन है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से हम v की कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम, तो v बराबर हो जाएगा एन आर टी डिवाइडेड बाई पी के। एन हमारे पास कितना होना चाहिए, आपको पता है नाइट्रोजन गैस का मोलर मास भी 28 होता है और इसका गिवन मास भी 28 दी गई है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स इसका 1 मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस का नंबर ऑफ मोल्स, और इसकी वैल्यू तो हमें पता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। टेम्परेचर हमें कितनी दी गई है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 303 केल्विन। और आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो प्रेशर है, यानी आइडियल गैस इक्वेशन में जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या है, प्रेशर है लेकिन एटीएम में है। टेम्परेचर टी जो है ये टेम्परेचर है और टेम्परेचर किस में, केल्विन में। और आर एन का तो पता है, वॉल्यूम जो है वो किस में होगा, लीटर में। तो ये भी याद रखें कि इस आइडियल गैस इक्वेशन में जो हमारे पास प्रेशर है वो एटीएम में होगा। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स है, पास्कल है, किलो पास्कल है, बार है, इसी तरह टॉर है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। लेकिन चाहे जिस भी टर्म में आपको दी गई हो आपने एटीएम में ही कैलकुलेट करना है, इसको एटीएम में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दी गई, फ़ारेनहाइट में दी गई, तो आपने इसको केल्विन में लेना है। वॉल्यूम भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, मिलीलीटर में दिया गया है, आपने इसको लीटर में लेना है। अच्छा, यहाँ पर हमने
30 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हमने देखा तो ये 303 केल्विन आता है। ये कैलकुलेशन में भी आपको आता हो, अगर नहीं आ रहा तो इसके लिए आप चेक करें कि हम डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में लेते हैं तो इसके लिए कौन-सा फ़ॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। अच्छा, प्रेशर हमारे पास कितना है? प्रेशर है हमारे पास 400 मिलीमीटर मर्क्यूरी, लेकिन हम लेंगे प्रेशर को एटीएम में। तो जब आप प्रेशर को एटीएम में लेते हैं और आपको मर्क में दी गई है, तो आपको पता है कि हमारे पास 1 एटीएम प्रेशर में 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होती है। तो 400 को आप 760 से डिवाइड करेंगे तो आपको एटीएम में प्रेशर मिल जाएगा। अब यहाँ से आई थिंक जो आंसर आ रहा है 0.53 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो यहाँ हम इसको 0.53 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ आपको एक्स एटीएम प्रेशर मिल जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। और ये कैलकुलेशन आपके ज़िम्मे में छोड़ता हूँ, ये आप खुद करेंगे। यहाँ पर ये वाली कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। आप ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं या आप अपने गत्ता वगैरह पेन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 8 ग्राम ऑफ CH4। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है कि फाइंड द प्रेशर exerted by 8 gram of CH4, 8 gram of CH4 at 27 degrees centigrade, at 27 degrees centigrade in a container of 5 liter। ये जो गैस मौजूद है वो एक कंटेनर में है और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कितना है 5 लीटर है। तो वॉल्यूम कितना हो गया 5 लीटर हो गया। टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया और मास से हम नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम लगाते हैं अपना आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से हमें प्रेशर की कैलकुलेशन की बात की गई है तो प्रेशर बराबर हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाई V के। यहाँ से हम इन कैलकुलेशन की बात करते हैं तो 8 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ CH4, गिवन मास ऑफ CH4 8 ग्राम है, मोलर मास ऑफ CH4 16 ग्राम है। तो 8 डिवाइड बाई 16 आपके पास आ जाएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल, यानी यहाँ से हमें मोल मिल गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रेशर हमारे पास बराबर हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई T हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको आप केल्विन में जितने भी डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है उसको आप 273 में ऐड करें तो ये आपके पास केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो बराबर होता है 273 केल्विन के। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड 274 केल्विन के, 2 डिग्री सेंटीग्रेड 275 केल्विन के, 3 डिग्री सेंटीग्रेड 276 केल्विन के। ये में भी आपको पता हो तो ये इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 300 केल्विन हो गए और इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे 5 लीटर वॉल्यूम से तो यहाँ हमें प्रेशर मिल जाएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ Y80M और Y80M क्या है ये आपने खुद इस टर्म को कैलकुलेट करके मुझे भी बताना है कि ये Y80M कितना है। क्लियर है? यहाँ से फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा जो टफ लेवल का क्वेश्चन है, ये तो थोड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में आप अगर 9th वाली बुक देख ले केमिस्ट्री का सोल्यूशन का चैप्टर आप देख सकते हैं, नो सॉरी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में से आप वहाँ से भी बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से बहुत से न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उनके चैप्टर में एक्सरसाइज में भी मौजूद है। साथ साथ में आप फर्स्ट ईयर के भी कुछ न्यूमेरिकल्स देख ले, वहाँ से भी आपको बुक्स में मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। हमने बुक से न्यूमेरिकल्स नहीं लिए हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से लिए हैं, फर्स्ट ईयर के मेन बुक से नहीं लिए क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट ईयर का बुक आप खुद भी पढ़ते होंगे और वो आप खुद कर चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं किया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दें, फिर मैं इंशाल्लाह मैं इसको भी आपके लिए एक्सप्लेन करवा दूंगा। हम उन नए चीज़ें की हल करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाए। यह हमें एक और क्वेश्चन मिल चुका है कि इन अननोन गैस, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। इन अननोन गैस ऑफ मास 12 एन अननोन गैस ऑफ mass 12 gram and molar mass 120 gram, molar mass 120 gram is kept in a closed vessel, is kept
in a closed vessel या closed container in a closed vessel at 1 atm pressure at 1 atm pressure and T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? T डिग्री सेंटीग्रेड है। T degree centigrade temperature. If we increase temperature by 10 degree centigrade, अब पूछता है कि if we increase temperature, if we increase temperature by 10 degree centigrade, pressure rises, तो जो हमारा प्रेशर होता है वो राइज करता है बाय 10%। जो हमें प्रेशर दी गई है 180 है वो 10% इंक्रीज कर जाता है। तो आप हमें टेम्परेचर बता दें। इफ इंक्रीज टेम्परेचर कि हमारा जो नया टेम्परेचर है वो कितना हो गया। फाइंड द टेम्परेचर की ये टेम्परेचर अब कितना हो गया। यानी पहले जो टेम्परेचर है वो भी असल में हमें तो पता नहीं T डिग्री सेंटीग्रेड है और इस T डिग्री सेंटीग्रेड से हम अब अपना नया टेम्परेचर मालूम करेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो यहाँ हमारे पास एक कंडीशन है ये वाला। लेट्स सपोज ये मेरे पास है एक क्लोज्ड वेसल में मेरे पास एक गैस मौजूद है और इस गैस का हमें पता नहीं कि ये गैस कौन सा है। यानी C4 है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अननोन गैस है, हमें नहीं पता। लेकिन इसका जो मास है वो 12 ग्राम है और मोलर मास जो है वो 120 ग्राम है। तो इनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 12 डिवाइडेड बाय 120, 12 डिवाइडेड बाय 120 ग्राम पर मोल। तो इनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमारे पास हो गए 0.1 मोल। हमारे पास मोल्स कितने हो गए 0.1 मोल। ये देख लें। अच्छा अब और इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है T1 वो कितना है T डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कितना है। टेम्परेचर जो है T1, टेम्परेचर T1 जो है वो हमारे पास कितना है T प्लस 273 केल्विन, 273 केल्विन कि हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड T डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास 273 T273 केल्विन ही हो जाएगा। अगर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो सिर्फ 273 केल्विन हो जाएगा। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 1 प्लस 273 केल्विन हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 2 प्लस 273 केल्विन हो जाएगा। लेकिन अब ये T डिग्री सेंटीग्रेड है तो T प्लस 273 केल्विन हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर। लेकिन अब हमने क्या किया, प्रेशर कितना है इसके लिए जो प्रेशर है P1 वो कितना है 1 atm है, 1 atm। प्रेशर कितना है 1 atm। अब जरा देख ले हमने इसको क्या किया हुआ है, हीट किया है। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हीट किया 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने मजीद ऐड किया इसमें। तो हमारे पास नया कंडीशन अब मिलने को मिलेगा। इसका प्रेशर भी थोड़ा चेंज हो चुका होगा। वॉल्यूम तो इसका क्या है फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स भी इनके क्या है फिक्स है। इनके नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम क्या है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो गए, यानी वो कांस्टेंट है क्योंकि क्लोज्ड वेसल है। क्लोज्ड वेसल में से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम क्या रहते हैं कांस्टेंट रहते हैं, ये बात याद रखिए। और ये क्यों होते हैं इसको भी हम तो यानी जब हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हमें अगर मौका मिला। यहाँ पर अब ये गैस यहाँ पर मौजूद है, हमने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए भी कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए भी यानी N2, यहाँ पर तो N1 था, ये तो N1 था, N2 भी हमारे पास कितने होंगे 0.1 मोल क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ हम N1 या N2 कहेंगे भी नहीं, जितना ये वाला N है उतना ये वाला N है, तो N1 N2 की जरूरत भी नहीं। लेकिन चलो आप कहते हैं तो
हम लिखते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें लिखना था कि जो पी वी होती है वो बराबर होती है एन आर, ठीक है। पी वन वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी वन। पी वन हमारे पास 1 एटीएम है, वी वन हमारे पास सिर्फ वी है क्योंकि वो हमें नहीं बताया गया है और इसकी हमें जरूरत भी नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, क्लोज्ड वेसल है। एन वन हमारे पास 0.1 है, आर हमें पता है कि वो कांस्टेंट है, और टी कितना है, टी वन। टी वन जो है वो हमारे पास कितना है, टी डिग्री सेंटीग्रेड यानी टी प्लस 273 केल्विन है, 2 प्लस 273 केल्विन है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 फॉर द कंडीशन नंबर 1। अब इसके लिए जो N2 है वो इसके लिए भी 0.1 है, और इसका जो टेम्परेचर होगा T2 वो कितना है, T डिग्री सेंटीग्रेड यानी T प्लस 273 केल्विन प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमने क्या किया है, इसी टेम्परेचर में सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो हमारे पास T2 कितना हुआ, T2 जो हो वो T प्लस 283 केल्विन। अभी भी हमें जो टेम्परेचर है वो अभी भी नहीं मिला है। फाइंड द टेम्परेचर, क्या वो हमारे पास टेम्परेचर कितना है, क्योंकि टी की वैल्यू हमें नहीं पता ये टी क्या है। ये टी मिल जाए तब हमें इसके टेम्परेचर की वैल्यूज मिल सकती है। अच्छा, यहाँ हमारे पास प्रेशर यानी P2 क्या होगा, P2 कहता है कि प्रेशर राइजेस बाय 10%, यानी P2 हमारे पास होगा P1 में अगर हम ऐड कर दे 10% ऑफ P1, P1 का क्या ऐड कर दे 10%। अब आपको पता है कि 10% हमारे पास क्या होती है, 10 डिवाइडेड बाय 100 के बराबर होती है, यानी ये बराबर होती है 0.1 के। तो हमारे पास P2 जो है वो बराबर है P1। P1 कितना है हमारे पास 1 एटीएम प्लस 10% ऑफ P1 कितना होगा 0.1। 10% ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा 0.1। सर देख लें, 1 का 10% तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये बराबर आ जाएगा 0.1 के। जरा चेक करो, नजर आ रहा है आपको ये नहीं, थोड़ा सा ये वाला मैं आपको बता दूं तो आप ओरली यानी मेरी बात लेक्चर के थ्रू सुन ले। अगर आपको नजर नहीं आ रहा, हमने क्या किया कि 1 का अगर हम 10% लेते तो इसका मतलब ये कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100, इनसे आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 से आ जाएगा 0.1। तो 1 का 10% 0.1 होता है, और यह हमने उसको जमा किया तो हमारे पास P2 कितना आया, P2 हमारे पास आया 1.1 एटीएम। अब जरा देख ले, यहाँ से हम अब इक्वेशन 2 की डेरिवेशन करते हैं, यानी हमारे पास P2 V2 बराबर हो जाएगा N2R T2। P2 हमारे पास कितना है 1.1 है, और V2 जो है वो तो वही V है क्योंकि V हमारे पास कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। N2 जो है वो भी चेंज नहीं हो रहा, 0.1 है क्योंकि क्लोज्ड वेसल है। R जो है वो तो कांस्टेंट है ही। T2 जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, T प्लस 270 T प्लस 283 केल्विन के बराबर है। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। 1.1 मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई R प्लस T प्लस 283 केल्विन। ये जरा चेक करो कि नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब हम इस तरफ आते हैं और इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है कि 1 एटीएम मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई R प्लस T प्लस 273 केल्विन। ये केल्विन बस के को हटा दे फिलहाल। यहाँ ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या है कि 1.1 मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई R प्लस T प्लस 283। ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब कहता है कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 क्या है, 1.1 मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई R
प्लस टी प्लस 283 डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय वी 0.1 multiplied by r plus t plus 273। तो यहाँ से r और r कैंसिल 0.1 कैंसिल v डिवाइड बाई v कैंसिल 1.1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू t प्लस 283 डिवाइड बाई t प्लस 273। 1.1 डिवाइड बाई 1 से क्या आ सकता है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को भी 10 से, तो इनसे तो बन गया 10 और इनसे बन गया 11। ये बराबर आ जाएगा t प्लस 283 डिवाइड बाई t प्लस 273। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर और ये इधर हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरफ में इसको मिटाने वाला हूँ, आप लोग नोट करें। ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसके साथ हम अपना आइडियल गेस इक्वेशन और इसके डेरिवेशन को करते हैं, स्टॉप यानी फिनिश करते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 11 इंटू टी प्लस 273 और ये बराबर हो जाएगा टी 10 इंटू टी प्लस 283 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा 11t प्लस यहाँ से आई थिंक आ रहा है, जब आप 11 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3003 आ रहा है। आप कैलकुलेट करें, मुझसे गलती हो गई तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। 10t प्लस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2830 आई थिंक आ रहा है, आप लोग कैलकुलेट करके देख लें। यहाँ हम t और t को एक तरफ लेकर आते हैं, 11t माइनस 10t और 2830 को अपनी जगह और इसको इधर लेकर आते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा 3003। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1t और वो बराबर हो जाएगा, यहाँ से क्या आंसर आता है, तो हम इसको कैलकुलेट करके आपको बता दें। लास्ट वाला हम खुद कैलकुलेट के आपको बताते हैं। मेरे कैलकुलेटर ने भी काम छोड़ दिया, आई थिंक इसका जो सेल है वो ख़त्म हो चुकी है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके ज़रा देख लेंगे, इसको कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कि 2830 से अगर हम माइनस करें 3003 को, तो यहाँ हमें क्या मिल सकता है। अच्छा, मैं इस तरह नहीं जाता, आंसर के साथ माइनस ही आएगा, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं कि आंसर आता क्या है। 2833 और 10 से 3 को माइनस करेंगे तो 7 और इनसे ये तो आई थिंक आंसर नहीं आ रहा। आप लोग क्या करें, इसको कैलकुलेट करें, यानी 2830 से माइनस करें 3003, तो ये जो आंसर आएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि टी हमारे पास आता है आपके साथ माइनस में आंसर, लेकिन वो होगा माइनस एक्स केल्विन जो भी है उस, यानी एक्स की वैल्यू आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि ये एक्स क्या है। यहाँ से जो आएगा वो माइनस एक्स होगा, यानी वो जो वैल्यू आई थिंक -173 केल्विन है या -170 केल्विन है, इतना ही आ रहा है। आप लोग कैलकुलेट करके मुझे भी बता दें कमेंट सेक्शन में। तो आज का लेक्चर में हमने डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लिया, साथ साथ में हमने गेटस लॉ को भी पढ़ लिया और ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी इसी ही क्लास का कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर टाइम ना मिला तो हम आगे चलेंगे और आगे वाले लेक्चर्स को हम इंशाल्लाह डिलीवर करने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। तो वही बात है कि अपनी मेहनत जारी रखें और कभी अपने हौसले को हारने मत देना, यानी हारने मत दें। आप सब अपने हौसले को मजबूत रखें और आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखें, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।